जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी पार्टी को या एनडीए गठबंधन को मुसलमानों का क्या इरादा है। क्या इनको वोट देंगे या पहले की तरह इनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने इनके लिए क्या किया है या इनके लिए क्या कर रही है, या बीजेपी के जो सरकार हैं उन सरकारों में मुसलमानों की संख्या क्या है, सब पर डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर ने क्या बताया कि मुसलमान 2024 में क्या सोचते हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर देंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। तो क्या बदल रहा है मुसलमानों का नज़रिया, किसको लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। खैर, आपको थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि मुसलमान भारत में किसी को वोट दे देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, और ये सरासर एक झूठ है जो आप लोगों के सामने परोसा जाता है। हम आपको आंकड़े बताएंगे, उन आंकड़ों को बताएंगे कि कितने % मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी सरकार को वोट किया है। यहाँ तक कि गुजरात राज्य में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री होते थे तो वहाँ पर भी मुसलमान उनको वोट किया करते थे, और गुजरात में ही जब मोदी नहीं है, केंद्र में है, तब भी केंद्र में मुसलमान बड़ी संख्या में उनको वोट करते हैं। और गुजरात में ना होते हुए भी गुजरात की जो वर्तमान सरकार है उसमें भी मुसलमानों ने एक अच्छा रोल निभाया है बीजेपी के जीत के लिए। हालांकि बहुत सारी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को बीजेपी का विरोधी मानती हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है हम आंकड़े में बात करेंगे, क्योंकि एमपीएससी हिंदी हमेशा आंकड़ों और सत्यापित प्रमाणित चीज़ों के साथ बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने % मुसलमान हैं जो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार 3.0 फिर से वापस लौटे। तो हम बात करेंगे हिंदुओं की, पहले बात करते हैं। तो हिंदू जो हैं, जो एक सर्वे है इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे CSDS पोस्ट पोल सर्वे 2019 की हम बात करते हैं, उसमें जो आंकड़ा निकला था 2019 में बात कर रहे हैं, तो 2019 का मतलब 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो उस समय ये आंकड़ा निकला था कि हिंदू 54% चाहते हैं कि जो मोदी हैं वो सरकार में आए, और 29% हिंदू ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि नहीं आए। 15% मुसलमान ऐसे थे जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में फिर से आए, और 64% मुसलमान जो थे नहीं चाहते थे। तो ये अंतर तो आपको दिख रहा है साफ कि ये बात कर रहे हैं हम 2019 की। ईसाई जो हैं, ईसाइयों की बात करेंगे तो 17% ईसाई जो हैं वो चाहते थे कि मोदी सरकार में आए, 55% ईसाई नहीं चाहते थे। सिख की बात करेंगे तो सिख कम्युनिटी में 29% चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने, और 55% चाहते थे कि नहीं बने। इसी हिसाब से 7% मुस्लिम बीजेपी से नज़दीकी महसूस करते हैं, जबकि कांग्रेस से नज़दीकी महसूस करने वाले मुसलमानों की संख्या 33% है, और 78% मुस्लिम बीजेपी को नापसंद करते हैं। जबकि कांग्रेस को नापसंद करने वाले मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो 4% है। यानी कि सबसे ज़्यादा रुझान जो है मुसलमानों का किस पर है, कांग्रेस पर है। ये CSDS पोस्ट पोल सर्वे का आंकड़ा 2019 का था। बात करते हैं 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर कैटेगरी के हिंदुओं का ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन मुसलमानों का वोट शेयर नहीं बढ़ा था। उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो सोर्स हम आपको बता रहे हैं, लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे 2014 से 2019 के बीच का ये आंकड़ा है। इसमें ये बताया गया था कि हिंदू जो थे 2014 में 36% हिंदुओं ने वोट किया था, 2019 में 44% हिंदुओं ने भाजपा को वोट किया था। 2014 में मुसलमानों की बात करेंगे तो 8% मुसलमान वोट किए थे, और 2019 में भी ये आंकड़ा बरकरार रहा कि 8% मुसलमानों ने ही वोट किया था। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ये लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे इन 2014 से 2019 है, इसके अनुसार मुसलमानों की जो वोट परसेंटेज है वो जो पहले था वही बरकरार था, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बात करेंगे ईसाइयों की तो 2014 में इन्होंने 7% वोट किया था, लेकिन 2019 में 11% वोट किया था। सिखों की बात करेंगे तो 2014 में इन्होंने 16% वोट किया था, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा घट गया था। आपको बता दें कि उस समय आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन वगैरह कितना चला था, और वर्तमान समय में भी किसान आंदोलन चल रहा है, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यानी कि भगवंत सिंह मान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो इस बार भी सिखों के आंकड़े में मुझे तो अभी क्या है, जनता का मूड क्या है ये तो समझ में आएगा आगे चल के, लेकिन सिखों का जो वोट परसेंट था वो घटा था, मुसलमानों का वोट परसेंट जस का तस था। किसके अनुसार, लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे 2014 से 2019 के अनुसार।
और बात करते हैं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला था, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसा कि आंकड़ा हम पहले आपको बताए कि CHDS के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी ये पैटर्न कायम रहा। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को ही एकजुट होकर वोट करते हैं, यानी कि कांग्रेस को ही वोट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मुसलमान इस बार भी अगर देखा जाए तो क्या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? आगे अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया क्या है, तब इससे आपको और भी समझने में आसानी होगी। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को ही वोट करते आए हैं, अभी तक का ये आंकड़ा है। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमान वोट जो था महागठबंधन को मिला था। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79 यानी कि 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, और ये सभी पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थीं। यानी कि जो पार्टी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जिस स्टेट में हो या केंद्र में हो, उसी पार्टी को मुसलमान वोट करते हैं। तो जिस बात का हम जिक्र शुरुआत में ही कर रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को अपना विरोधी पार्टी मानते हैं, इसीलिए ये वोट बीजेपी के खिलाफ करते आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है, और वो चाहती है कि बीजेपी माइनॉरिटी यूनिटी के जो उनके प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी, उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने मुसलमानों के लिए 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है, क्योंकि 8% वोट तो मिलता ही है, इसी को डबल करने का आंकड़ा है। RSS नेता इंद्रेश कुमार का दावा है कि बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले मुस्लिम वोटों का जो वोट शेयर है वो ज़्यादा मिलने वाला है। और मैंने भी पहले भी कई सेशन किए हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि मुसलमानों का वोट जो है इस बार भाजपा को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। क्योंकि जब 2019 में सरकार बनी, उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बैन किया गया था। भले ही मुसलमान कितना भी शोर मचाते हो कि 3 तलाक हमारा इस्लामिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिएगा, लेकिन इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और हाल ही में और भी चीज़ें कई स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में UCC लागू हुआ है। UCC लागू होने से देखिए, बीजेपी को मुझे जहाँ तक लगता है जो वोट परसेंट मिलते हैं 8% में, अगर उसका भी आंकड़ा निकले कहीं से, तो उसमें मुझे लगता है कि लगभग 7 साढ़े 7% ऐसे वोटर होंगे जो महिलाएं हैं, उन्होंने ही बीजेपी को वोट किया होगा। तो महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टारगेट बीजेपी का हमेशा रहता है, और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि वोट शेयर ज़्यादा मिल सकता है। अगर हम बात करें कि मुसलमानों को ये लगने लगा है कि कथित सेकुलर पार्टियाँ उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही हैं, तो इस हिसाब से वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कांग्रेस हुआ और भी अदर पार्टी हुई, अगर मुसलमानों के मन में ये आ रहा हो कि ये लोग हमारे लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, तो ये घटनाक्रम बदल भी सकता है और बीजेपी को वोट शेयर बढ़ सकता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं का। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने 23 फरवरी को कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करती है, पार्टी में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। जीशन वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, और जिन्होंने 8 फरवरी को कांग्रेस का साथ छोड़कर अजीत पवार की NCP ज्वाइन कर ली थी। तो ये रहा एक बड़ा चेहरा जो पार्टी छोड़ा था। खैर, इसका बहुत प्रभाव तो मुझे नहीं लगता है कि इसका चुनाव में असर दिखेगा। पिछले हफ्ते पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सपा के नारों में तो मुसलमान होता है, लेकिन पार्टी उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती। अखिलेश यादव को एक पत्र में सख्त लहजे में लिखा कि सपा और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रह गया, यानी कि थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पर दिखाई गई है। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ यानी CHDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक इस बात में हकीकत तो है कि विपक्षी पार्टियों से भी मुसलमानों में एक असंतोष व्याप्त होता जा रहा है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। मजबूरी में वो कांग्रेस, सपा या TMC अन्य पार्टियों को ये वोट करते आ रहे हैं। संजय कुमार कहते हैं कि अखिलेश, तेजस्वी, ममता या राहुल को मुस्लिम इसलिए वोट नहीं देते कि उन्होंने उनकी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया है या बहुत कुछ कर दिया हो। उनके सामने बुरे और बेहद बुरे में तय करने का सवाल है, इसलिए वो बुरे की तरफ जाते हैं, बेहद बुरे की तरफ नहीं जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए कि जो ये ममता बनर्जी हुई, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, इन लोगों ने कुछ खास तो किया नहीं है, लेकिन ये बीजेपी से सिर्फ बचने के लिए कि बीजेपी को वोट ना करें, इसलिए ये इन लोगों को वोट कर देते हैं।
CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद के मुताबिक सिर्फ बीजेपी ही मुसलमानों के आउटरीच की बात कर रही है। दूसरी पार्टियों में अगर टीएमसी और दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस को छोड़ दें तो कोई बहुत कोशिश भी नहीं कर रहा है। दूसरे राजनीतिक दल इस पर पसोपेश हैं कि उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप न लगे और उन्हें मुस्लिमों का वोट भी मिल जाए। विपक्ष का रवैया कि मुसलमान तो हमें वोट देगा ही, ये इनकी गारंटी है, इससे उनका कोर वोट बैंक खिसक रहा है। बात समझने वाली बात है कि जो बीजेपी के गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो ये समझ रही हैं कि हम मुसलमानों को भाव दें या ना दें, मुसलमान कहीं जाएगा नहीं और वो हमें वोट करेगा, चाहे मजबूरी ही सही। यानी कि बीजेपी को वोट ना करके वो हमें वोट करेगा, वो मजबूरी में वोट करेगा। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा तो है नहीं। महिलाओं की जो बात है वो अलग है, क्योंकि बीजेपी की जो टारगेट वोटिंग रेशियो है अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को रिझाने में लगी है। साथ ही साथ पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिशें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आइए इसमें हम बात करते हैं कि बीजेपी नेताओं और जो बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो किस प्रकार से मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिमों को उनके ही धर्म के लोगों ने शोषण किया है। यानी कि पसमानदा मुसलमानों को, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो लोग इनको मुसलमान समझते हैं या नहीं समझते हैं, या उनको बराबरी का हक देते हैं या नहीं देते हैं, उन्हें नीच और अछूत मानते हैं। और इस समय में प्रधानमंत्री मोदी इसका पूरा लाभ उठाते हैं। कैसे उठाते हैं आपको बताते हैं। आज भी पसमानदा को बराबरी का हक नहीं मिला है। मुसलमान समाज में उन्हें नीच और अछूत समझा जाता है। ऐसे में स्नेह यात्रा के जरिए पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर उन्हें बीजेपी से जोड़ने की पहल की जा रही है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लोग घर घर जाकर जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो सामाजिक न्याय है वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनका नाम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने 16 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेज पत्ता को निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के बाद पसमानदा मुसलमानों को साइड कर देती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ट्रिपल इंजन की सरकार वहाँ पे चल रही थी। ये 16 अक्टूबर 2022 को उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा गया था। पसमानदा मुसलमान है कौन जिनको भाजपा अपनी तरफ खींच रही है? तो पसमानदा जो है एक शब्द है फारसी का, जो फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समाज में पीछे छूट गए लोग। तो जो समाज में पीछे छूट गए हैं, मुसलमान समाज में, इस्लाम धर्म में, उनको पसमानदा के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी कहते हैं कि जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन आपको सुनना चाहिए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी कहते हैं कि जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन यह हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी SC की सूची में शामिल नहीं है। भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा 80% से ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए कि जो पसमानदा हैं इनको टारगेट करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी क्या क्या कर रही है आपको बताते हैं। यूपी में अपर कास्ट मुस्लिम मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया। जो नई सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में 2.0 योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इससे पहले वहाँ पे कौन थे? मोहसिन रजा थे, मुस्लिम जो नेता थे, उनको हटाकर पसमानदा नेता दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया गया। ताकिर मंसूर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नामित किया गया और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। पसमानदा मुस्लिमों तक पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा निकाली है। करीब 25,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाया गया है जो अपनी कम्युनिटी में सरकार का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर के मुताबिक 2024 में मुसलमानों के लिए एक मौका है
कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से आगे तरक्की और राष्ट्र हित के रास्ते को चुने। उन्होंने इस बार मुसलमानों को मोदी की तरफ देखने की 6 वजहें गिनाई हैं। वो 6 वजह क्या है? पहला, सोशल जस्टिस के लिए पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाना। दूसरा, जेंडर जस्टिस के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करना। इसी ट्रिपल तलाक को लेकर मैं कह रहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, मोदी की तरफ आकर्षित होंगी और बीजेपी को इस बार वोट जमकर डालेंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा, भले ही इस्लाम के नाम पर 3 तलाक किया जाता हो, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। तलाक देने के बाद उन्हें एक जानवर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता था और इसका जो फ़ायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि 3 तलाक जो बैन है उसको भारत सरकार ने ही किया है, कानूनी रूप से इसे अपराध मान लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो शौचालय योजना सभी को मिला है, हिंदुओं को मिला है, सिखों को मिला है, जैन को मिला है, पारसी को मिला है, मुसलमानों को मिला है और सभी समाज के उन लोगों को मिला है जिनको इसकी ज़रूरत थी। इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए गए हैं। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा, तारिक मंसूर ने, कि इस्लामिक देश जो हैं अच्छे संबंध बनाए गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, ABPS करके है, उसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहां पर फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अबू धाबी के प्रिंस हुए या जो भी लोग वहाँ के बड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर को लेकर वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताते हुए ये कहा कि हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। तो इसका भी लाभ कहीं ना कहीं मुसलमानों के पिघलने की आशंका जाहिर की जा रही है। 2014 के बाद से कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सांप्रदायिक दंगों को लेकर बात की गई। हालांकि छिटपुट दंगे हुए हैं, छोटे बड़े अगर देखा जाए तो एक दिल्ली में ही दंगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसका भी लाभ मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दंगे की बात की जाए तो पुरानी सरकारों में बहुत ज़्यादा दंगा होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि इसका भी लाभ मुसलमानों के द्वारा वोट परसेंटेज बढ़ने की बात है। छठा पॉइंट है कि राष्ट्र हित और देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो मुसलमान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जो भड़काने वाले हैं वो लोग भड़काते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि मुसलमान कहीं बीजेपी की तरफ अपना रुख ना घुमा लें। पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे तो उनका एक संगठन है, पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी। इनका मानना है कि यूपी में BSP यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी और SP समाजवादी पार्टी ने हमें सपने दिखाए, वोट लिया, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए। जबकि बीजेपी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया है। यानी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं सभी को समान रूप से वितरित की गई, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। हसन सुरूर एक पत्रकार हैं, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की है इस पर उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम कहते दिख जाते हैं कि मोदी ने काम किया है। हालांकि वो बीजेपी को वोट मुश्किल से ही देंगे क्योंकि इसे कम्युनिटी के साथ गद्दारी की तरह देखा जाता है। देखिए, मुसलमान भी ये सोचते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, जैसे सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं या राशन बांटा जा रहा है, शौचालय बट रहा है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं तो मुसलमानों को लगता है कि मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट देना कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ, अपने समाज के साथ गद्दारी होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट देने से रोकती है, जबकि ये एक तरह की खुद की गद्दारी है कि जिसका आप खा रहे हैं उसी को वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसा बीजेपी के कई नेता कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारा आप खाते हैं तो हमको वोट दें। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा आप बने हैं तो राजा सभी के लिए समान रूप से काम करता है। वोट देना या ना देना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मुसलमान चाहे वोट दें या ना दें, सुविधाएँ उनको देनी पड़ेगी। बीजेपी ने 2 तरफा स्ट्रेटजी का बहुत कैलकुलेटेड कदम उठाया है। एक तरफ तो पसमानदा और मुस्लिम औरतों की बात करती है, दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी विमर्श को अप्रत्यक्ष रूप से लगातार स्थापित कर रही है। ये कुछ दिनों में बढ़ गया है, चाहे असम में हो या हल्द्वानी में हो। प्रोफेसर हिलाल अहमद हैं एक, उन्होंने कहा कि बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है, एक कोर वोटर, दूसरा पार्टी सिंपैथाइजर और तीसरा फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को एकजुट रखने के लिए बीजेपी एंटी मुस्लिम विमर्श चलाती रहती है, लेकिन सिंपैथाइजर और फ्लोटिंग वोटर के लिए मुस्लिम आउटरीच जैसे प्रोग्राम भी चलाती है। यानी कि वो एंटी मुसलमान होने का भी एक तरह से तमगा लिए रहना चाहती है, साथ ही साथ और भी कई कार्यक्रम चलाकर वो मुसलमानों को भी कैप्चर करना चाहती है।
अब हम उस कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2024 में बीजेपी को मुसलमान वोट कर देंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि मुसलमान किस प्रकार से वोट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम सोर्स लेंगे। बीजेपी के 2 पदाधिकारियों ने, एक न्यूज़ एजेंसी है राइटर्स, उसमें इनकी जो चर्चा थी उस चर्चा को यहाँ पर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। उसमें 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर किया है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। यहां फिलहाल बीजेपी की 2 दर्जन सीटें, हालांकि उन्होंने सीटों के नाम नहीं बताए हैं, क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। CSDS के हिलाल अहमद के मुताबिक बीजेपी ने पहले भी चुनाव में मुस्लिम सपोर्ट पाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार व्यापक तरीके से नेशनल कैंपेन भी चलाया गया। अगर विपक्ष ने काउंटर नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों के वोट का कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि ये 8% से बढ़कर 16% हो जाए, यानी कि बहुत बढ़ेगा तो 1-2% बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान CSDS के हिलाल अहमद का कहना है। CSDS के ही प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी आउटरीच प्रोग्राम जरूर चला रही है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न में कोई खास फर्क पड़ेगा। 8 से घटकर 6 भी हो सकता है या बढ़कर 10 भी हो सकता है, लेकिन इसे कोई बड़ा परिवर्तन देखा जाए तो नहीं हो पाएगा। संजय कुमार का ये भी कहना है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी की तरफ न जाने का कारण बहुत साफ है। जैसे यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ कंसोलिडेटेड रहेगा, यानी कि सपा और कांग्रेस जब एक साथ आ गए हैं तो मुसलमानों का वोट इन लोगों के पास चला जाएगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वोट चला जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चला जाएगा। मुस्लिम वोटर्स के बीजेपी के साथ जाने की कोई वजह साफ दिखाई नहीं दे रही है। जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, आखिर उसे उस मुसलमान अपना वोट क्यों देगा, ये भी बातें निकल कर आती हैं। यानी कि आपने अगली बार देखा होगा तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया था बीजेपी ने, फिर भी 8% मुसलमानों ने वोट दिया था। और बीजेपी की यही स्ट्रेटजी इसके काम आती है, क्योंकि ये मुसलमानों की बात भी करती है, मुसलमानों के लिए कानून भी लाती है और मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती है। और सारी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, केंद्र की योजनाएं होती हैं, राज्य की योजनाएं होती हैं, सभी में लाभान्वित मुसलमानों का परसेंटेज रेशियो सबसे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजेपी को न चाहते हुए भी 8% मुसलमान वोट दे देते हैं, क्योंकि वो नमक हरामी नहीं करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें बीजेपी के कई नेता कहते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन सबका अपना अपना एक मत होता है, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं। और विभिन्न लोकल पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों का प्रयोग करती हैं। वो चाहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट ना दें, और उनका मेन टारगेट होता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ पर रामचरितमानस, राम मंदिर और अन्य चीज़ों को लेकर कितनी गाली गलौज की गई। और इससे क्या हुआ कि मुसलमान जो हैं उन्हें ये खुशी मिलती है कि अच्छा, हिंदुओं को गाली दी जा रही है तो समाजवादी पार्टी मेरे तरफ है। इसी तरह कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी हिंदुओं के बारे में बातें करते रहते हैं कि हिंदू धोखा है, हिंदू खतरा है, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो ये कहने का मतलब ये निकलता है, जैसे राहुल गांधी हैं, वो कह देते हैं कि मंदिरों में जाने वाले वो होते हैं, लड़की छेड़ने जाते हैं, ये सारी चीज़ें कह देते हैं। और बहुत सारी, अभी देखा होगा कि अपने श्रावण मास में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के घर जाकर वहाँ पर मटन वगैरह पकाते हैं, खाते हैं, लालू यादव वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि क्योंकि आप देखे होंगे कि हिंदू जो होते हैं श्रावण मास में नॉन वेज का सेवन नहीं करते हैं, और ये सब करके ये लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं, और एक तरह से इनडायरेक्ट में मुसलमानों को ये मैसेज देते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और आप देखे होंगे कि इफ्तार पार्टियों में जो विपक्षी दलों के नेता हैं, बीजेपी के तो नेता कम ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो गैर बीजेपी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों के द्वारा आप देखेंगे तो मुसलमानों के वेशभूषा पहनकर फिर उनके बीच में जाना, इफ्तार पार्टी करना, उनको रिझाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं करती है, और उसका फ़ायदा मुसलमानों के वोट परसेंट के रूप में गैर पार्टियां ले लेती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में ऐसी योजनाएं लॉन्च होती हैं जो सिर्फ मुसलमानों को भी मिलती रहती थी। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार तो मीडिया के सामने ही कह दिया था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए थी, और जिसका फ़ायदा उनको मिलता ही है। और बीजेपी भी इसी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है, और बीजेपी हिंदुओं का वोट परसेंट लेने में कामयाब रहती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको 2014 में बीजेपी को 36% वोट हिंदुओं का मिला था, लेकिन 2019 में 44% वोट हिंदुओं का मिलता है। और आने वाले समय में जो इस बार चुनाव होगा, क्या ये 44% का रेशियो आगे बढ़ेगा या
कम होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरा जो आंकड़ा है ये परसेंट 50% से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना, फिर उसके बाद 3 तलाक लागू होना, फिर उसके बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, और भी कई चीज़ें हैं जो हिंदुइज्म से जुड़कर हैं, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार होना, काशी विश्वनाथ का होना। तो इन सारी चीज़ों से क्या हिंदू आस्था जो है, सनातन परंपरा है, वो आगे बढ़ रही है। कहा जाता है कि ये जो सदी चल रही है, सनातन परंपरा की सदी चल रही है, और जो भी सनातन धर्मावलंबी होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस हिसाब से वोट दे सकते हैं। धर्म के, जैसे धर्म के हिसाब से मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, उसी हिसाब से धर्म के अनुसार बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो हिंदू दे रहे हैं। उनका वोट परसेंट बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 2014 में 36% था, 2019 में यही आंकड़ा 44% हुआ था, यानी कि कितना 8% का इजाफा हुआ। अगर इस बार 10% का इजाफा होता तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, करीब 54% का इजाफा इसमें आपको देखने का, 56% आपको इजाफा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आंकड़े जो हैं, अगर इसी प्रकार से हिंदुओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ता चला गया तो ये आने वाले समय में, जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में टिक सकती है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हिंदुओं का, भले ही मुसलमान वोट ना करे, लेकिन हिंदू जो हैं अदर पार्टियों से कटकर बीजेपी को वोट करने के लिए उससे वोट शेयर बढ़ता रहेगा और बीजेपी को इसका लाभ मिलता रहेगा और सरकार में बनी रहेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो हमने काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा या नहीं करेगा। और अब मैं अगर आपसे कहूं कि करेगा या नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं नादानी होगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने इस पर चर्चा की है और आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो गई होंगी। अब आप भी देखिए कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को दबा लेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव हुआ या डेली करंट जो देश दुनिया में चल रही हैं, सब चीज़ों के लिए आपको कहाँ जाना है, कहीं नहीं, एमपीएस हिंदी पे आना है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ सोसाइटी, यूपीएससी और कहें तो न्यूज़, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।